हेलो। यस हेलो। सर। चलो, अब स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। बताओ, लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कशन हुआ था? हम लोग जीओसी में कंपैरिजंस पढ़ रहे थे या एप्लीकेशंस ऑफ जीओसी पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में बॉन्ड लेंथ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, ये सारा हो गया था। यस सर। कोई डाउट है इसमें? किसी को कुछ पूछना है? बोलो। नो सर। या फिर आगे? चलो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें करने वाले हैं आगे। लिखो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो, कुछ कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो स्टेप्स ये ध्यान रखना क्या क्या स्टेप्स होगा, मतलब उसी स्टेप के अकॉर्डिंग तुम लोग को चलना है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लिखते जाना है इसको साथ में ही। रिमूव द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन टू फॉर्म द conjugate base of the compound। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सिंस, लिख लो पहले फिर एक्सप्लेन करेंगे। सिंस conjugate base of strong acids are weak, therefore compare the stability of conjugate bases। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें है, the acid whose conjugate base is more stable will be more acidic। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पहले नोट करो फिर एक्सप्लेन करेंगे। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। चलो इसको नोट करो पहले, लिख लोगे तो बोलना। सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलो अब यहाँ तुम लोग ये कॉन्जुगेट बेस वाला टर्म सुने हो? कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं, सुने हो या नहीं? यस और नो बताओ। कॉन्जुगेट बेस? नो सर। नो सर। देखो यहाँ पे कोई ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में। ठीक है, एसिड बेस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होता है। एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होता है जो कि ऑलरेडी पढ़ रखे होगे तुम लोग 9th-10th में। वो आर्हेनियस डेफिनेशन हम लोग पढ़ के आते हैं कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि H+ लूज करेगा, और बेस वैसा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन अगर लेंगे तो OH- देगा, है ना। और एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो H+ आयंस देगा। तो वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था।
ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एसिड वैसा स्पीसीज होता है जो कि H+ लूज करता है, और बेस वैसा स्पीसीज है जो H+ को गेन करता है ना। तो H+ को बहुत जगह देखोगे प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो इसमें ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एसिड्स जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, और बेसिस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। मतलब बेस जो H+ एक्सेप्ट करेगा और एसिड H+ डोनेट करेगा। तो उसी के कॉन्सेप्ट से आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ये है, जैसे मान लो कोई भी एक एसिड ले ले हम लोग, CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, और हमको पता है ये एसिड है, तो ये क्या, इसका बिहेवियर क्या होता है, H+ लूज करने का। तो अगर ये H+ लूज किया, H+ लूज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH3CO- और ये एक H+ लूज कर दिया, तो ये एसिड है। तो एसिड से अगर H+ निकल गया, एक H+ अगर निकल गया एसिड से, तो जो भी स्पीसीज बचेगा वो क्या कहलाएगा, उस एसिड का वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। समझ आया बात, उस एसिड का ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब सेम बेस के लिए भी अप्लाई होता है। तो एसिड का डेफिनेशन क्या है, एसिड H+ लूज कर रहा है, और बेस क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा। तो मान लो जैसे एक NH3 ले लिया हम लोग, तो H+ एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, तब भी तो वो H+ को डोनेट कर पाएगा। तो ये NH3 जैसे है, हमको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये NH3 जो H+ को एक्सेप्ट किया यहाँ पे, और ये क्या बना लेगा, NH4+ अमोनियम आयन बना लिया, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये अमोनियम आयन बनाता है। तो यहाँ पे अमोनिया जो है ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और बेस जब H+ एक्सेप्ट कर लेगा, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो भी स्पीसीज आएंगे वो बेस का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो ये एसिड, एसिड से जब भी H+ निकलेगा, तो H+ निकलने के बाद जो स्पीसीज बचा वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। और बेस में हम लोग क्या बात करेंगे, बेस जब H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज फॉर्म हो रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। समझ में आया। तो एसिड से हमको कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, और बेस से जो है कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। इसी को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आया यहाँ तक सबको। यस सर। यस सर। तो इसमें एक और पॉइंट नोट करके हम लोग लिखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना वो वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये वीक होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और जो वीक एसिड होगा, वीक एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आया, ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही वीक होगा, और जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये सेम चीज अप्लाई होता है बेसिस के लिए भी। जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा बताओ, वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वीक होता है, वीक कॉन्जुगेट एसिड्स। और वीक बेसिस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा बताओ, वीक बेसिस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बोलो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड से हमेशा, एसिड जैसे ही H+ लूज करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा हमको। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और वीक एसिड का जो भी कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। और उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, और वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात समझ में आया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको बोल रहे हैं हम लोग, बोलो। ये बात क्लियर है सबको यहाँ तक। इसी को हम लोग ब्रॉन्स्टेड कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर है ये, लिख यस लियो सर। यहाँ तक। चलो, अब इसी से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, इसमें बताना तो तुम लोग, जैसे तुमसे ये पूछा गया कि एक कंपाउंड दे दी हम लोग HS-, ठीक है, एक कंपाउंड दिया HS-, इसका बताना है कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। कॉन्जुगेट एसिड
और कॉन्जुगेट बेस। एक कंपाउंड है HS-, ठीक है, इसका बताना है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बताओ तो जल्दी से। बोलो फटाफट बताओ। हिमांशु Yes, sir. बोलो जल्दी से। एक कंपाउंड है HS-, इसका कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बताना है। सर S- और H2S। S-, और अब देखो यहाँ पे ये कंपाउंड है, अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड तुमसे पूछा गया है, तो कॉन्जुगेट एसिड अगर पूछा गया है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बताओ। कॉन्जुगेट एसिड कौन फॉर्म करेगा, बेस ना, बेस। तो बेस फॉर्म करेगा। तो अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो ये कंपाउंड किसकी तरह एक्ट कराना होगा हमको, बेस की तरह। तो अगर ये बेस की तरह एक्ट करेगा, बेस का बिहेवियर क्या होता है, H+ एक्सेप्ट करना या H+ लूज करना, बताओ। H+ एक्सेप्ट accept कर। H+ एक्सेप्ट करना। तो अगर HS- जो है एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो HS- अगर एक H+ एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बना लेगा, बताओ, H2 H2S। H2S। तो H2S इस कंपाउंड का क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हुआ ना H2S। यस। समझ आया। अब इसका कॉन्जुगेट बेस तुमसे पूछा गया है, तो कॉन्जुगेट बेस, अगर कॉन्जुगेट बेस हमको बताना है तो उस सब्सटेंस को या उस स्पीसीज को किसकी तरह बिहेव कराना होगा, एसिड एसिड। की तरह, क्योंकि एसिड से ही हमको कॉन्जुगेट बेस मिलने वाला है। तो ये कंपाउंड अब बिहेव करेगा एसिड की तरह। और एसिड का नेचर क्या होता है, वो H+ को लूज करता है। तो अगर HS- जो है एक H+ लूज कर दिया, HS- अगर एक H+ लूज कर देगा, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, S पे पावर 2- बचेगा, यस और नो, बोलो फटाफट। यस सर। सर क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है इसके पास, और एक और H+ अगर वहां से निकल गया, तो सल्फर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 2- हो जाएगा ना। तो इस केस में इस स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, S2- हो गया कॉन्जुगेट बेस, सल्फाइड आयन, यस और नो। यस सर। समझ आ गया बात, कैसे बताना है स्पीसीज। तो कोई भी स्पीसीज अगर दिया रहेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड अगर पूछा गया है, तो उसको तुमको बिहेव कराना है बेस की तरह। और अगर उसका कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, तो उसको बिहेव कराना है तुमको एसिड की तरह। और तुमको पता है कि एसिड जो है H+ लूज करता है और बेस जो है H+ एक्सेप्ट करता है। तो उसके थ्रू हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, कोई डाउट इसमें। नो सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से। अभिषेक, कुछ पूछना है किसी को। नो सर। नो सर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के लिए सबसे स्टेप्स जो लिखाया गया है ये देख लो, एक बार पढ़ो। पहला स्टेप क्या है कि रिमूव द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन टू फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड। तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है उसको रिमूव कराओगे। और एसिड से अगर एक H+ रिमूव हुआ, तो जो स्पीसीज बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। सेकंड पॉइंट में देखो क्या है, since conjugate base of strong acids are weak, therefore compare the stability of conjugate bases। ठीक है, तो conjugate base का हम लोग stability कंपेयर करेंगे। conjugate base
जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जिस केस में सबसे ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्योंकि जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो इजिली H+ लूज करना चाहेगा, क्योंकि वो हमेशा मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। तो जिस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, है ना, कि H+ लूज करने के बाद वो वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इसका मतलब वो आसानी से H+ लूज करना चाहेगा। और जितनी आसानी से वो H+ लूज करेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करना है तो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करो, और एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो स्पीसीज बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। समझ गए बात? जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग क्वेश्चन ही, जैसे क्वेश्चन है इस तरीके से ये हमको 2-4 एसिड्स हमको दिए गए, HF, HCl, HBr और HI, और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहला चीज क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा हाई होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। तो सबका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे देख लो, कॉन्जुगेट बेस हम लिख रहे हैं यहाँ पे सारे स्पीसीज का। तो HF का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, F-। HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बताओ जल्दी से। Cl-। Cl-। HBr का Br-, और Br-। HI का I-। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस लिख लिए। अब इन सबके कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कंपेयर करो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बताओ कौन सबसे मोस्ट स्टेबल है इसमें बताओ जल्दी से। सेम ग्रुप का अगर एलिमेंट रहता है, ये सारे हेलोजेंस हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, साइज से कंपैरिजन होता है ना। सेम ग्रुप के एलिमेंट में साइज से कंपैरिजन करते हैं। तो F के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, या I के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, बताओ। F पे। F पे। I से। I- पे सबसे मोस्ट स्टेबल होगा ना, क्योंकि F का साइज सबसे छोटा है, और F में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, और उस पे अगर एक और नेगेटिव चार्ज हम लोग डाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन वहां पे होने लगेगा। और रिपल्सन ज्यादा होगा तो वो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम करेगा। तो जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो साइज जैसे ही बढ़ेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगा, तब उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज डालेंगे हम लोग, तो फिर वहां पे रिपल्सन मिनिमाइज होते जाएगा, और रिपल्सन जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हाई होगा। बताओ इसमें से इन चारों स्पीसीज में सबसे मैक्सिमम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बताओ। I-। I-। इसके बाद क्या हो जाएगा, Br-, Cl-, और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, F-। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी हम लोग देख लिए, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी इस तरीके से वैरी कर रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस जिसका सबसे मैक्सिमम स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो एसिड क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो बताओ सबसे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा इन सब में, सबसे मोस्ट स्ट्रांग एसिड इन सब में कौन सा है, बताओ। HI। HI, क्योंकि I- का कॉन्जुगेट बेस जो है, I- जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ये सबसे स्टेबल है, तो ये आसानी से H+ को लूज कर देगा, और जितनी आसानी से वो H+ लूज करेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हाई होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया, HI सबसे मैक्सिमम, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HI, फिर HBr, HCl और HF सबसे वीक एसिड हो गया। समझ गए बात? बात समझ में आया? कोई डाउट है इसमें किसी को भी? यस और नो, जल्दी बताओ। No, sir. नो सर। चलो एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें कंपेयर करके बताना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। CH4, NH3, H2O,
HF। चलो फटाफट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। जल्दी बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। हेलो, बोलोगे कोई? आयुष? यस सर। क्या बनाया नहीं तुम लोगों से? सर HF उसके बाद H2। कैसे कर रहे हो बताओ? सर पहले कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस बना स्टार्टिंग लो, यहाँ पे CH3 माइनस इसका माइनस कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका NH2 NH2 माइनस होगा, इसका OH OH माइनस होगा माइनस और इसका F माइनस F होगा। माइनस। अब स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का, तो ये सारे क्या है? पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये सारे पीरियड के एलिमेंट्स हैं ना। CN, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे पीरियड के एलिमेंट हैं। तो पीरियड के एलिमेंट में हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। और ग्रुप के एलिमेंट्स में कैसे कंपैरिजन करते हैं? साइज के बेसिस पे। साइज। तो यहाँ पे ये सारे पीरियड्स के एलिमेंट हैं, तो नेगेटिव चार्ज सबसे मैक्सिमम स्टेबल कहाँ पे होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई है। तो इन सब में से सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो यहाँ पे F माइनस का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन फिर आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर कार्बन होता है। तो ये कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में वेरी करेगा। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? सेम ऑर्डर फॉलो करेगा या नहीं? यस। समझ गए? जितना मैक्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा हाई होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उस कंपाउंड का उतना ज्यादा हाई होगा। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस का स्टेबल होना क्या बता रहा है? कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो वो एसिड उतनी ही आसानी से H+ लूज करेगा, और जितनी आसानी से वो H+ लूज करेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हाई होगा। समझ गए बात? तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको कंपेयर करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है। तुमको कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और कॉन्जुगेट बेस जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हाई। समझ गए बात? क्लियर है ना? नोट कर लियो यहाँ तक? तो फिर आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अब, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। कर लियो नोट? यस सर। चलो, तो अब क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है? कुछ कुछ कंपाउंड्स देंगे, उसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तुम लोगों को। चलो, पहला क्वेश्चन है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। क्वेश्चन नंबर 2, CH3COOH, CH2COOH और यहाँ पे NO2। तीसरा है HCOOH और CH3COOH।
फोर्थ है CH2 COOH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH, ये Cl और इधर एक Cl, COOH। तीसरा कंपाउंड है इसमें ClClCl, ये COOH। करो तो पहले इतना करो, फिर आगे देते आते। पहला हो गया फर्स्ट का। हाँ सर। क्या ऑर्डर आया बताओ। सर HCl HClO4 ClO4 ज्यादा SLO3। यहाँ देखो इनका स्ट्रक्चर्स पता है तुमको। HClO का स्ट्रक्चर, इसका सबका कॉन्जुगेट बेस बना लो पहले। कॉन्जुगेट बेस ये H+ निकलेगा, तो यहाँ पे देखो OCl O- आ जाएगा, एक H+ निकल गया। तो HClO2 का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? Cl के साथ 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक डबल बॉन्ड O हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक H+ यहाँ से निकल गया। इसके कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। और ClO3 है तो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक O- यहाँ पे आ गया। ठीक है। HClO4 का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये O- हो गया। अब देखो इन सबके कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है साफ साफ। तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल कौन सा कॉन्जुगेट बेस है बताओ, खुद बताओ तुम लोग। कॉन्जुगेट बेस का यहाँ स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग? रेजोनेंस के थ्रू ही होगा यहाँ पे। Yes, तो सबसे मैक्सिमम रेजोनेंस कहाँ पे दिख रहा है? सबसे मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस केस में बना सकते हो? सर लास्ट वाला लास्ट वाले में। तो जितना ज्यादा HClO4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा, उस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ज्यादा हाई होगा। तो सबसे मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ वाले में बन सकता है, उसके बाद थर्ड वाले में, फिर सेकंड, और सबसे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले में। क्लियर है ना यहाँ पे? यस। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हाई होगा। तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस फोर्थ में है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फोर्थ वाला, फिर थर्ड, और सबसे लिस्ट फर्स्ट वाला हो जाएगा। समझ आया बात? तो सिंपली कॉन्जुगेट बेस का तुमको स्टेबिलिटी देखना है। कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जिसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा हाई। अब कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को देखने के लिए तुमको सारे कंडीशंस देखने पड़ेंगे, सारे इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे जितना जीओसी में पढ़ रखे हो तुम लोग। रेजोनेंस हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो सारा चीज तुमको देखना पड़ेगा। क्लियर है ना फर्स्ट वाला? सेकंड वाला बताओ। सेकंड ज्यादा एसिडिक। क्यों? रीजन क्या है? सर उसमें माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ देखो, कॉन्जुगेट बेस जब भी बनाओगे तो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कॉन्जुगेट बेस के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बताओ फटाफट। जो भी कॉन्जुगेट बेस तुम लोग बना रहे हो, तो H+ रिमूव करने के बाद जो स्पीसीज बच रहा है उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर हमको पता है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए किस टाइप का इफेक्ट चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट चाहिए या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट चाहिए? सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो उसका स्टेबिलिटी और कम हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कर सकता है। तो जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उससे अटैच्ड होगा, उस कंपाउंड का या उस स्पीसीज का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। समझ गए? तो यहाँ पे अगर देखो, इसमें अगर कॉन्जुगेट बेस देखोगे तो यहाँ पे COO- कॉन्जुगेट बेस होगा, और उसके साथ ये जो CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ये CH3 ग्रुप ये कौन सा इफेक्ट देगा? यहाँ से प्लस आई प्लस इफेक्ट आई। देगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये CH2 और COO- जो होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस COO- होगा,
तो इसके साथ ये NO2 जो ग्रुप अटैच्ड है, ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? माइनस आई। माइनस। तो एक में इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर रहा है और कॉन्जुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। किस केस में कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा? सर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ज्यादा हाई। तो सेकंड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। समझ गए? यस। हिमांशु, आ रहा है समझ में? Yes, sir. चलो थर्ड वाला बताओ तो। पहला ज्यादा स्टेबल है। यस सर। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से, क्यों? रीजन बताओ। सर वो इसमें सेकंड वाले में प्लस आई कुछ हो हाँ, रहा है। ये जो और कॉन्जुगेट बेस बनाओगे यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है अटैच्ड पहले वाले केस में, दूसरे में CH3 है। तो ये कॉन्जुगेट बेस को CH3 क्या करेगा? ये प्लस आई इफेक्ट करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेट बेस को डोनेट करोगे तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम कम। होगा। और कॉन्जुगेट बेस का अगर स्टेबिलिटी कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। समझ रहे हो बात? कॉन्जुगेट बेस कौन से केसेस में ज्यादा स्टेबल है? इसमें फर्स्ट केस में मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है देन सेकंड। तो पहले का एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर होगा सेकंड से। समझ गए? मतलब यहाँ पे इस तरीके से अगर लिख सकते हो तुम लोग, CH3COO माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो अब ये कॉन्जुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज ये CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो प्लस आई से वो उसके नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को और क्या करेगा? वो और उसको घटा ही देगा ना स्टेबिलिटी। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर कर देंगे हम लोग तो उसका स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस का अगर स्टेबिलिटी कम हो गया तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? फोर्थ वाले में बताओ। 3 ज्यादा है, फिर 2, थर्ड फिर वाला 1। सबसे ज्यादा। हाँ, तो सब में कॉन्जुगेट बेस बनाओ। यहाँ पे Cl कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है? माइनस आई, है ना? यहाँ भी ये माइनस आई, यहाँ दो दो माइनस आई है, और यहाँ पे सेम पोजीशन पे क्या है? तीन तीन माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो माइनस आई क्या करेगा? कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? सर बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस किस केस में सबसे मैक्सिमम स्टेबल है? सर थर्ड वाले में। थर्ड वाले में। तो सबसे मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इसमें से कौन सा हो जाएगा? थर्ड। थर्ड। समझ गए बात? यस सर। अभिषेक, आ रहा है समझ में? हेलो? अभिषेक, आवाज नहीं आ रहा है इसको। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। Cl CH2 COOH, और यहाँ पे F CH2 COOH। बताओ तो, which compound is more acidic? सर सेकंड। सेकंड? कौन सा आएगा? सेकंड। सेकंड। क्यों सेकंड बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे F अटैच्ड है, और F ये क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ Cl भी माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्लोरीन। फ्लोरीन का। तो ये क्या करेगा? ये ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा कॉन्जुगेट बेस को। तो सेकंड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताते जाना। H2CO3 H2S H2O और NH3, फटाफट करो तो।
क्या ऑर्डर होगा बताओ। नहीं आ रहा है। हेलो। बोलो जल्दी से। हिमांशु, रुचिका, हेलो। Yes, sir. बताओ जल्दी से। आयुष, कोई नहीं बोल रहा है। तो सबका कॉन्जुगेट बेस बनाओ यहाँ पे। देख लो H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा। SCO3 माइनस COOH, ऐसा ही तो होगा। एक यस H प्लस निकल गया तो, और H2S का HS माइनस हो जाएगा, H2O का OH माइनस हो जाएगा, और NH3 का NH2 माइनस हो जाएगा। तो ये तीनों का तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना ये तीनों। यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, नेगेटिव चलो यहाँ चार्ज। पे देखो, तो ये पहले वाले में H2CO3 में जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ये किसके थ्रू स्टेबलाइज्ड है। Resonance. रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, तो इसका तो इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा ना रेजोनेंस। यस और नो, क्योंकि बाकी सारे किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा या नहीं। Yes, sir. तो पहला वाला तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल हो गया कॉन्जुगेट बेस, तो ये एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अब नेक्स्ट हमको देखना है HS माइनस और OH माइनस में। तो HS माइनस और OH माइनस में ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन और सल्फर ये क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है ना। Yes, sir. तो ग्रुप के एलिमेंट में हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Size. साइज से। साइज Size. तो किसका साइज बड़ा है, ऑक्सीजन या सल्फर। Sulfur. सल्फर का साइज बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, सल्फर Sulfur. सल्फर के ऊपर। तो SH माइनस जो है ये मोर स्टेबल है देन OH माइनस। तो H2S का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो H2O से ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन और NH2 में कंपेयर करना है, OH माइनस और NH2 माइनस में। तो ये दोनों क्या है, पीरियड के एलिमेंट्स हैं। पीरियड के एलिमेंट्स हैं या नहीं, Yes, sir. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो पीरियड के एलिमेंट्स में किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का। Oxygen. तो नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन देन ऑन नाइट्रोजन। समझ आया बात। तो अगर कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। फिर HS माइनस और OH माइनस में HS माइनस मोर स्टेबल है OH माइनस से साइज के बेसिस पे। फिर OH माइनस और NH2 माइनस में OH माइनस मोर स्टेबल है देन NH2 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। समझ गए बात। यहाँ पे हम लोग ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इन दोनों में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है। समझ आया बात। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सेम सबसे ऑर्डर होगा, ज्यादा यस ये इसी ऑर्डर में वो डिक्रीज करेगा। यस चलो, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हाई। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को। नो सर नो सर। क्वेश्चन सॉल्व करो, अब अप्लाई करो ये सब चीज, जब सारा क्वेश्चन हम ही नहीं बनाते रहेंगे। ठीक है, चलो इसमें बताना। C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। चलो फटाफट बताओ तो कौन सा मोर एसिडिक होगा।
फर्स्ट वन। क्यों? रीजन बताओ। सर उसके कंजुगेट बेस में पाई बॉन्ड ज्यादा होगा। कॉन्जुगेट बेस में पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई ये सब बार बार डिस्कशन कर चुके हैं। ये सब, ये जो कार्बन है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना? तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, यहाँ पे sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यस और नो? और इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है? ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन का हाई होगा, sp का या sp2 का? एसपी। sp का। कैसे देख रहे हैं हम लोग? परसेंटेज एस कैरेक्टर से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन का हाई होता है sp2 से। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, sp पे या sp2 पे? बताओ फटाफट। SP sp पे, क्योंकि sp वाला कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और sp2 वाला कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। यहाँ पे परसेंटेज s जो है ये 50% है, और sp2 वाले में परसेंटेज s कितना है? कितना होता है sp2 में परसेंटेज s? 33.3। 33 तो जितना ज्यादा परसेंटेज s होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना? तो कॉन्जुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल होगा बताओ, sp का या sp2 कार्बन का? एसपी। sp का। तो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा? इथाइन जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है देन इथीन। समझ आया बात? यस सर। ठीक है, तो जितना चीज पहले पढ़ चुके हो सब चीज को अप्लाई करना है, वो सब चीज भूल मत जाना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अप्लाई होगा, इसीलिए तो हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं ये सारा चीज। सर बोलो। सर हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करके स्टेबिलिटी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करके कब स्टेबिलिटी बताया गया है तुम लोगों को? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स स्टेबिलिटी का कंडीशन है क्या? कब बताया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड स्टेबिलिटी बताता है? रेजोनेटिंग अगर रेजोनेंस होगा तब तो हम लोग वो करेंगे ना। रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे क्या? नो सर। इस केस में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, ये बताओ। नो सर। तो फिर चलो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें बताना। H2CO3 और CH3COOH इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना कौन सा कंपाउंड मोर एसिडिक होगा, H2CO3 या CH3COH? और अगला क्वेश्चन और दे रहे हैं, जल्दी बताते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH या फिर CH3SO3H। और एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट 10th, इसमें है CHCl3 और CHF3। फटाफट इन तीनों में बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सर एक का ज्यादा। H2CO3 का ज्यादा है। यस रीजन सर। रीजन रीजन के साथ बोलना, कुछ भी ऐसे उठपटांग मत बोल देना, रीजन बताओ। सर सेकेंड वाले में सर प्लस आई इफेक्ट लगे। प्लस आई इफेक्ट लगेगा।
तो प्लस आई इफेक्ट पहले हम लोग क्या देखते हैं, तुम लोग को स्टेबिलिटी देखने का ऑलरेडी तुम लोग को ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस बता चुके हैं, रेजोनेंस पहले आएगा ना, रेजोनेंस सर तो दोनों में हो रहा है। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस ज्यादा होगा। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस ज्यादा होगा और सेकंड वाले में रेजोनेंस कम होगा। चलो देखते हैं हम लोग क्या इसका कॉन्जुगेट बेस अगर बनाओगे, दोनों का हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। O माइनस ऐसा ही आएगा ना, C डबल बॉन्ड O और OH। पहले वाले का एक H प्लस निकल गया तो यही बचा, यस और नो, बोलो। यस सर। और दूसरे वाले का अगर हम लोग ड्रॉ करें तो CH3 और ये क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। अब रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा और इन दोनों केसेस में रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। इस केस में जो रेजोनेंस होगा, यहाँ पे देखो, इस केस में अगर रेजोनेंस करोगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, बट यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसिडर होता तो फिर प्लस आई को देखते हम लोग। यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है और रेजोनेंस जो है वो मोर पावरफुल इफेक्ट है देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी हमारा ये कंपैरिजन करने वाले हैं हम लोग, वो सारा रेजोनेंस के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। तो अगर इस केस में, सेकंड वाले केस में रेजोनेंस अगर करोगे तो रेजोनेंस करने से नेगेटिव ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एटम पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं, बताओ। यस सेकंड वाले केस में अगर रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस करने से दोनों ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यस और नो, यस ठीक है। और पहले वाले केस में देखो, एक तरह से क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस है, ये ऑक्सीजन जो है इस डबल बॉन्ड के साथ स्टेबलाइज हो सकता है रेजोनेंस के थ्रू, और इसके बगल वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर भी तो डोनेट कर सकता है यहाँ पे, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, तो यहाँ भी इसके थ्रू भी तो रेजोनेंस हो सकता है या नहीं। यस और नो बताओ जल्दी से। यस सर। तो यहाँ पे एक तरह से ये क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया ना। ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन था वो तो उस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डबल बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ भी डीलोकलाइज हो सकता है ना। तो क्या हो गया, एक तरह से क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ या नहीं इसमें। यस सर। और सेकंड वाले केस में बिल्कुल क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है सिर्फ एक ही जगह पे, वो डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज है, तो वो क्या हुआ, एक तरह से लीनियर कॉन्जुगेशन वाला केस हुआ, मतलब इसमें मोर इफेक्टिव रेजोनेंस हो सकता है, यस और नो बताओ। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले भी, समझ आया। एक और चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लो ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया, ऑक्सीजन अगर अपना यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो लोन पेयर डोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड के साथ अगर रेजोनेंस में जा रहा है, तो लोन पेयर डोनेट करने पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ तो, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो। रेजोनेंस करने पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं, पहले वाले केस में। यस सर। यस सर। और सेकंड वाले केस में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस होने की वजह से दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव। रेजोनेंस अगर करेंगे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज ही आएगा। लेकिन पहले वाले केस में अगर हम लोग रेजोनेंस कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, या पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव चार्ज आने का। और दूसरे वाले केस में अगर हम लोग रेजोनेंस कर रहे हैं तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स, जितने भी ऑक्सीजन एटम्स वहां पे हैं, उन दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज ही आ रहा है।
तो कौन सा केस ज्यादा स्टेबल होगा? सर क्योंकि सेकंड वाला। ऑक्सीजन हमको पता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है रादर देन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना? यस सर। पहले वाले केस में अगर रेजोनेंस करोगे तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रेजोनेंस करने पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ सकता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सकता है, जो कि उसके स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्लियर है? जो कि सेकंड वाले केस में वो चीज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। सेकंड वाले केस में रेजोनेंस करने से जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं सब पे नेगेटिव चार्ज ही आ रहा है। तो ऑब्वियसली सेकंड वाले केस का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो मोर स्टेबल होगा देन फर्स्ट केस, है ना? बात समझ में आ गया? Yes, sir. यस तो फिर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा? H2CO3 का या एसिटिक एसिड का? सर एसिटिक। एसिटिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। समझ आ गया बात? छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब नोट करते जाना। चलो 9th में बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 9th। सेकंड ज्यादा स्टेबल है, एसिडिक है। क्यों? रीजन? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कहाँ लग रहा है? इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? ओ माइनस। कहाँ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है? दोनों में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं? यस सर। बताओ। दोनों के कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? सेकंड वाला। सेकंड वाले में। तो जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ज्यादा। उतना ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला केस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस करने से दोनों जगह पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ही आने वाला है। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है क्या? रेजोनेंस करने से किसी भी ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें या नहीं आएगा, ये बताओ। नो सर। नो सर। तो अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें जितना मैक्सिमम रेजोनेंस होगा उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हाई होगा। तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड। सेकंड कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हाई हो जाएगा? सेकंड सेकंड। कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। समझ आया बात हिमांशु? Yes, sir. आ रहा है समझ में या नहीं? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। इसका कॉन्जुगेट बेस हम बना दे रहे हैं यहाँ पे C माइनस, और ये Cl, Cl, और ये Cl, और इसका कॉन्जुगेट बेस C माइनस, ये F, F और F। बताओ। सर B ज्यादा हो। B ज्यादा होगा, रीजन? ए का ज्यादा होगा। A का ज्यादा होगा, रीजन बताते ए जाना। ज्यादा। सर यस बी सर A, ए ज्यादा। A ज्यादा कौन बोल रहा है? नाम बताओ तो। सर कौन बोल? माइनस आई इफेक्ट से सर बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। A कौन बोला था ज्यादा? अरे बोलो, हम जस्ट पूछ रहे हैं। सही आंसर है वो। अब बोल ही नहीं रहे हो। कोई एक्सप्लेन करोगे इसको? चलो सर B वो ज्यादा क्यों? स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है रेजोनेंस से। रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है। कहाँ सर पे फर्स्ट रेजोनेंस दिख वाला रहा है? फर्स्ट वाले में किसके थ्रू रेजोनेंस हो रहा है ये बताओ। एक प्रॉपर टर्म डी बताओ। ऑर्बिटल सर। हाँ, वेकेंट डी ऑर्बिटल, बैक डी बॉन्डिंग हो ऑर्बिटल जाएगा इसमें। यस करेक्ट है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। सौरभ।
सही है। यहाँ पे देखो Cl जो यूज कर रहे हैं हम लोग, माइनस आई इफेक्ट तो नो डाउट लग रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट से एक और इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन सा? मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए तुमको पता है ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में हम लोग देख चुके हैं, अगर बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है तो वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। यस और नो? बैक बॉन्डिंग वाला केसेस देखे हैं बहुत बार हम लोग रेजोनेंस में, बोलो। यस सर। तो यहाँ भी बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्लोरीन जो है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तीनों क्लोरीन के पास यहाँ पे क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे कार्बन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो कार्बन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में आसानी से डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है। यस और नो? बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है ना? पॉसिबल है या नहीं बैक बॉन्डिंग? यस सर। हेलो। हाँ 10 मिनट वेट करो, यस काम सर। कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। यस सर। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है? क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से कार्बन जो अपना लोन पेयर है इनके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में आसानी से डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है, और बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है जो कि फ्लोरीन वाले केस में नहीं है। फ्लोरीन सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगा सकता है, बट फ्लोरीन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है जहां पे वो कार्बन के लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस वाले केस में कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, सेकंड वाले में नो बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बात? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है क्या वहां पे? नो सर। तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा बताओ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट। फर्स्ट। क्योंकि वहां पे बैक बॉन्डिंग की वजह से रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन वहां पे हो सकता है बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो जिसकी वजह से फर्स्ट वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो मोर स्टेबल होगा देन सेकंड। क्योंकि सिर्फ हम लोग माइनस आई इफेक्ट तो दिख ही रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट से भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो अगर रेजोनेंस वाला कंडीशन तुमको दिख रहा होगा वो आइदर बैक बॉन्डिंग के थ्रू हो या फिर जो नॉर्मल रेजोनेंस का कंडीशंस होता है उसके थ्रू है। तो तुमको सारा चीज देखना होगा। अगर वो पॉसिबिलिटी, बैक बॉन्डिंग का भी पॉसिबिलिटी अगर दिख रहा है तो बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज्ड हो सकता है कंपाउंड्स। तो इसमें वही बैक बॉन्डिंग वाला केस जो है वो मोर डोमिनेटिंग होगा देन इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आया बात? तो इसमें CHCl3 विल बी मोर एसिडिक देन CHF3। क्लियर है? इसको मार्क करके ये सब लिखते जाना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कोई डाउट है इसमें किसी को? जल्दी बोलो। हेलो। सब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हुजैफा, यस सर। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। हिमांशु, यस सर। कोई डाउट है बताओ। नहीं सर। तो नहीं है तो फिर आंसर क्यों नहीं देते हो तुम लोग? बोलो। चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, इसमें बताना। नोट करते जाना, रीजन सब जगह लिखते जाना क्या क्या है, क्योंकि हर जगह रीजन अलग अलग मिलेगा तुमको। चलो एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है ये, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है ये। अब इसमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा, बताओ तो। एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से कंपाउंड का हाई होगा?
फर्स्ट का या सेकंड का? इसमें इतना लेट कर रहे हो तुम लोग। सर सेकंड वाले का। सेकंड विल बी मोर एसिडिक देन सॉरी फर्स्ट। सॉरी सर, फर्स्ट वाले का। रीजन बताओ। सर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, यहाँ दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एसिडिक हाइड्रोजन तो यही होगा। तो एक H प्लस अगर रिमूव कराओगे तो H प्लस रिमूव कराने के बाद पहले वाले का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बन जाएगा, देख लो। फर्स्ट सॉरी एक मिनट, फर्स्ट वाले का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और सेकंड वाले का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बताओ, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, बताओ। यस सर, एरोमेटिक। और सेकंड वाला कंपाउंड जो है इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एंटी एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज्यादा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक देन सेकंड। समझ आया बात? समझ आया? यस सर। चलो आज का एक और आखिरी क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बन जाना चाहिए सबसे। लास्ट क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तुमको। 4 कंपाउंड्स दे रहे हैं इसमें, सब लोग आंसर दोगे इसका? चलो फटाफट आंसर दो। तो 4 कंपाउंड्स हैं, ABCD लिख लो। A, ये B, ये C और ये D। कंपेयर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। Compare their acidic strength. हो गया? सर फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा। चलो यहाँ पे देखो कैसे कंपेयर कर रहे हो। एसिडिक हाइड्रोजन तो OH वाला ही है, ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है वही होगा ना। यस सर। तो वो अगर H हटा दोगे वहां से तो O माइनस मिल जाएगा। अब O माइनस है वहां पे, तो ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे? -M। माइनस M। Cl कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस I। आई। ठीक है, हेलोजेंस के केस में -I मोर पावरफुल होता है देन -M। ठीक है, और यहाँ CH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? +I। हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। +I से भी ज्यादा पावरफुल हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो हो रहा है यहाँ पे। यस यस। ठीक है, और OCH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? +M। +M लगाएगा। तो अब देखना कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए हमको चाहिए कौन सा इफेक्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? विथड्रॉइंग। ड्राइंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो देख लो यहाँ पे खुद तुम लोग देख लो कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। A और B इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो ये कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो एक में -M लग रहा है, एक में -I लग रहा है।
तो सबसे पावरफुल कॉन्जुगेट बेस, ये मतलब सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किस में हो जाएगा? ए में। E. यस तो ए का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इसके बाद बी, है ना? Yes, sir. अब सी और डी में देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो एक में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू और एक में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है? Sir, mesomeric. मेसोमेरिक। मेसोमेरिक। तो मेसोमेरिक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देन हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट से डोनेट कर रहा होगा उसमें कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस तो सबसे लिस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस डी का हो गया और उससे ज्यादा स्टेबल है सी में, क्योंकि वहां हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। समझ गए? बोलो, कोई डाउट यस इसमें? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करेगा? कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। ठीक है? Yes. और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है ईडीजी, तो ये कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को क्या करने वाला है? Come. कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को ये घटा देगा। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी अगर घट गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा. घट जाएगा। इतना बात समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हिमांशु आ रहा है समझ में? यस सर। अभिषेक? यस सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ वाले अगले क्लास में करेंगे। तो देख लो, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है आज के क्लास में तो बताओ, फटाफट पूछो, जल्दी जल्दी डाउट आज का आज ही क्लियर कर लो। ठीक है? एक्युमुलेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे के क्लासेस में और दिक्कत ही होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आज का प्रॉब्लम है तो बताओ, चेक कर लो एक बार अच्छे से। किसी भी क्वेश्चन में इशू है तो बोलो। है किसी को कुछ पूछना है? रुचिका? यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। और बाकी किसी को भी? शुभम? नहीं सर। आयुष? बताओ, किसी को भी पूछना है तो बोलो। अब एक एक करके नहीं पूछ सकते है ना? बताओ जल्दी से, किसी को भी पूछना है? हिमांशु? नो सर। नो सर। चलो फिर ठीक है, तो एंड कर रहे हैं आज का क्लास। बाकी क्वेश्चंस और भी अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ अगले क्लास में और करना है, फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ पे जाएंगे। तो यही दो मेजर टॉपिक्स हम लोग का बच गया जीओसी में, एक एसिडिक स्ट्रेंथ वाला और एक बेसिक स्ट्रेंथ, है ना? तो तीन से चार क्लास लगेगा मैक्सिमम, उसके बाद ये टॉपिक तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? सर हाँ बोलो। सर वो डीपीपी आइसोमेरिज्म का मिल रहा है। डीपीपी आइसोमेरिज्म का जा रहा है? यस सर, 105 बस नॉमेनक्लेचर का था, उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म है। ठीक है, वो देख लेंगे एक बार। आइसोमेरिज्म तो ऐसे इसके बाद नहीं, पहले आयनिक पढ़ा देंगे, ठीक है? उसके बाद आइसोमेरिज्म करेंगे। ठीक है, हम चेक कर लेंगे, जीओसी वाला असाइनमेंट्स अगर होगा तो दे देंगे। ठीक है? कौन सा नंबर मिला है? 105? वन जीरो फाइव के बाद और कौन सा मिला है बताओ?
हेलो। सर आज 107 मिला, तो वो सारा आइसोमेरिज्म का है। 106 और 107 आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम चेक कर लेंगे आज। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाकी अगले क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा। एंड कर रहे हैं, ठीक है।